मुनाफे की तैयारी। स्वागत है आप सभी का 10 कदमदार ट्रेड में। इस खास कार्यक्रम 10 कदमदार ट्रेड में आप मेरे और अनुज के साथ अगले 30 मिनटों तक रहेंगे। और इस कार्यक्रम में अगर आप देखें जो आज क्रम है वो मैं आपकी स्क्रीन पर देता हूं। इसमें हमारे साथ आज रहेंगे आशीष चतुर्मोता जेएम फाइनेंशियल्स के, इनसे करेंगे बातचीत निफ्टी और निफ्टी बैंक के टेक्निकल सेटअप पे। उनकी कॉल्स पे नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से होंगे। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज श्री प्रकाश दीवान हमारे साथ मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए। उनसे करेंगे बातचीत, आवाज़ पे जाना माना चेहरा। और साथ ही साथ बोर्ड रूम में आज नतीजों पे बातचीत होगी मिस्टर आशीष भंडारी एमडी एंड सीईओ एक्सथर्मेक्स के। और ये नंबर्स होंगे, आशीष चतुर्मोता से बातचीत होगी, प्रकाश जी से बातचीत होगी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण इंटरव्यू, एक साक्षात्कार यहाँ पर आज आवाज़ पर कर रहा है आपका इंतज़ार। ठीक अगर आप देखें गुजरात इलेक्शन से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू, और साथ ही साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था, तंत्र कैसा है इस वक्त, इन सभी मुद्दों पे बातचीत होगी इस खास इंटरव्यू में अमित शाह जी के साथ। अनुज, एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू आज सीएनबीसी आवाज़ पर। बहुत बड़ा इंटरव्यू है वीरू ये। और ये देखिए, मैं जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक डिसाइड करती है। इस मेरी एक बात हो रही थी एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट से, तो उन्होंने कहा था कि मार्केट में अगले 5, 6, 10 साल में बहुत बड़ी तेजी होनी है। एक ही रिस्क फैक्टर है कि जो 2024 का इलेक्शन है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती है, तो मार्केट अज्यूम कर रहा है कि करंट गवर्नमेंट वापस आएगी, मिस्टर मोदी विल बी बैक एज पीएम और विद मेजोरिटी अगेन। तो मार्केट उस चीज़ को एक मान के चल रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक रिस्क तो है, एक इवेंट तो है, तो वो इवेंट से पहले का ये एक बड़ा सेमीफाइनल है गुजरात का इलेक्शन। और गुजरात का इलेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी व्यूअरशिप है काफ़ी, मतलब गुजरात में हमको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, हमारे काफ़ी गुजराती फैंस भी हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इलेक्शन है ये। और उससे पहले एक बहुत बड़ा सुपर एक्सक्लूसिव अमित शाह जी के साथ, हमारे एडिटर इन चीफ, ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ उनका इंटरव्यू, तो वो आप देखिए आज शाम को 8 बजे, और मज़ा आएगा ये इंटरव्यू देखने में। जी हाँ, अगर आप देखिए महत्वपूर्ण इंटरव्यू शाम 8 बजे आप सीएनबीसी आवाज़ पे देखिए श्री राहुल जोशी जी के साथ ये खास इंटरव्यू अमित शाह जी की बातचीत। अब एक काम करते हैं, मार्केट्स पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे इंडस्ट्रीज लिखे आइएगा। इट्स 18,370 और बैंक निफ्टी करीब 42,090 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी थोड़ा सा फिजल आउट हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा फिर अगर आप देखिए अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करता हुआ एंड स्टिल ट्रेडिंग अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा मैं एक्सपोनेंशियल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई थिंक अनुज, निफ्टी आईटी ने कहीं ना कहीं निफ्टी को हायर लेवल्स पे टिके रहने का अभी तक पोटेंशियल दिया है। अभी ब्रेक से पहले चर्चा होती है कैनरा बैंक का जिस तरीके से 301 के लेवल से रिकवरी आई, आई थिंक थोड़ा सा डिप बाजार शायद लेता हुआ यहाँ पर बाय करता हुआ, क्या लग रहा है? देखिए, बड़ी ट्रेड तो बाय ऑन डिप है, इसमें कोई डाउट नहीं है वीरू। वो जो एक शॉर्ट की ट्रेड थी बैंक निफ्टी में, वो सिर्फ एक अग्रेसिव ट्रेडर के लिए थी। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल मार्केट का मैसेज है वो रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो उसमें तो बड़ी ट्रेड ऑब्वियसली बाय ऑन डिप्स की आएगी। उसमें तो कोई खैर दो राय है नहीं। और लोअर लेवल से जिस तरीके से बाइंग आ रही है, जिस तरीके से रिकवरी आ रही है उन सब स्टॉक्स में, वो क्लियरली विजिबल है। मिड कैप आईटी वीरो, देखिए लगातार पिछले 3-4 दिन से ये हम इसको स्पॉट कर रहे हैं। आज भी देखिए कोफोज देख लीजिए, परसिस्टेंट देख लीजिए, एलटीटीएस, माइंडट्री, ये सारे के सारे स्टॉक्स अब जो हैं अपने मॉर्निंग हाई पर चल रहे हैं। और ये लगातार 3-4 दिन से आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न दिखा रहे हैं कि ये थोड़ा गैप अप होता है, उसमें थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट आती है, लेकिन उसके बाद वापस इसमें ज़बरदस्त बाइंग आती है। तो ये एक क्लियरली आपका सेक्टर टू वॉच है। चलिए अभी काम करते हैं, अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं। जैसा वीरू ने बताया, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता और नीलेश जैन, दोनों जुड़ गए हमारे साथ। चलिए, गुड मॉर्निंग आशीष, आपसे स्टार्ट कर देते हैं। कैसे देख रहे हैं मार्केट को इस समय और आपकी इस समय की टॉप कॉल्स? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, बिल्कुल तो आपने सही कहा कि पूरा जो फोकस है वो मिड कैप आईटी और आईटी पर आ चुका है, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन इस पूरे स्पेस में बन रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ, जहां पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ और करीब करीब 6 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद आज इवेंचुअली लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्रॉस कर रहा है। इस समय पे 3810 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे 3750 के स्टॉप के साथ एलटीटीएस के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 4000 रुपए के लक्ष्य इस अपमूव के अंदर में मैं समझता हूँ लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक मेरा होगा वो होगा सीमेंट बास्केट से,
क्योंकि सीमेंट पे भी एक अच्छा फोकस मेरे ख्याल से अनुज आ रहा है और कंसोलिडेशन यहाँ बहुत ही बढ़िया हमें देखने को नजर आ रहा है। तो इस पे मैं दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ जाऊंगा, जो इस समय पे 6879 के प्राइस पर स्पॉट लेवल पर ट्रेड कर रही है। 6800 पे एक बहुत ही बढ़िया बेस एलटीटीएस के अंदर सॉरी अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर बना है। तो मेरे हिसाब से 6800 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 7100 के लक्ष्य अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट और एलटीटीएस एलएनटी दो अगर आप देखें कन्विक्शन कॉल है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपका 7100 का लक्ष्य है। आज अभी कुछ देर पहले राहुल शर्मा जी इसका जिक्र कर ही रहे थे कि सीमेंट को रखिए रडार पे, और देखिए एक एक करके पहले जिक्र हुआ गुजरात अंबुजा का, उसके बाद माफ कीजिएगा मुझे सीमेंट्स का, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका जिक्र हुआ एसीसी का, फिर इंडिया सीमेंट्स का। अब अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर अल्ट्राटेक सीमेंट आ गया। नीलेश जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी, अनुज जी एंड सभी को। देखिए इंडाइसेस पे तो व्यू पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ है, बाय एंड डिक्लाइन की अप्रोच रखनी चाहिए। 18,300 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर निकल रहा है। यहाँ पे हमने फ्राइडे के सेशन में भी एक पुट एडिशन देखने को मिला था और ऊपरी स्तर पर 18,500 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो जो सेक्टर हमें पसंद आ रहा है वो है आईटी, जिसका अभी अभी जिक्र हुआ। स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज अच्छे लग रहे हैं। कोफोर्ज इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले 6 महीनों से एक लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था। अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से 4300 से 4400 तक की एक बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो लगभग 8 से 10% के टर्म में हमें अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इमीडिएट टारगेट 4200 का रखना होगा, 3920 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। कोफोर्ज में खरीदारी करने की सलाह होगी। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, देखिए एफएमसीजी स्पेस में से डाबर इस पर्टिकुलर काउंटर में एक इनवर्स एचएनएस जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पे डाबर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 580 की अपसाइड के लिए करंटली 566 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 558 का स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए ठीक है, एक बार जरा अशोक लेलैंड का इंट्रोडे चार्ट लेकर आइए। जो अशोक लेलैंड नंबर्स आते हैं उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री का वेट करता है और उसके बाद नेक्स्ट डे पे थोड़ा बड़ा रिएक्शन आता है। आज तो मैनेजमेंट कमेंट्री उनकी कॉन कॉल में काफ़ी पॉजिटिव थी और अब इस समय करीब स्टॉक 2.5% ऊपर है। आशीष, आप एक बार जरा इस पर भी व्यू दे दीजिए अशोक लेलैंड पर। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अनुज यहाँ पर पे स्टॉक में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन 145 के आसपास कंटिन्यूस बेसिस पर बन रहा है और मेरे हिसाब से सीवी साइकिल की जो रिकवरी है उसके ऊपर मार्केट काफी अपबीट है और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड के अंदर जो कंसोलिडेशन हुआ है वो इवेंचुअली एक अपमूव की तरफ जाएगा और 159 162 तक के एक अपमूव शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अशोक लेलैंड के स्टॉक को देखने को नजर आएंगे और इस पूरे थीसिस के लिए स्टॉक को 145 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करना होगा। तो 145 का ही एक स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पर रखकर इस स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग ट्रेड मेंटेन करना चाहिए। ओके, अशोक लेलैंड पर कॉल हो गई है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश दीवान। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक इंटरेस्टिंग मूव इस समय जो आ रहा है वो क्लियरली आईटी में आ रहा है और कई लोग कह रहे हैं कि ये वाली रैली शायद अब थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें एक ऑब्वियसली एक फैक्टर जुड़ गया है जो यूएस में हुआ और जो नैस्डैक में भी जबरदस्त तेजी आई है। तो आप मानते हैं उसको या फिर आप ये मानेंगे कि ये जो रैली मिल रही है इसमें जो लोग नहीं बेच पाए पिछले 3 महीने में, वो जो आईटी की बेयर मार्केट चल रही थी, वो लोग बेच दें इसमें, या आपको लग रहा है वो बेयर मार्केट खत्म हो गई और अब बाय करिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। बहुत धन्यवाद शो पे मुझे लाने के लिए। देखिए आईटी में बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है कि जो नैस्डैक का असर देखते हैं, जब नैस्डैक में बड़ा उतार चढ़ाव आता है उसको हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि नैस्डैक की कंपनीज का बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत ही अलग उस पे वो करता है, क्या बोलते हैं, निर्भर करता है कि वहाँ एडवर्टीजिंग रेवेन्यू है, डिजिटाइजेशन वाला है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट साइड पे, जबकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो अभी भी बाय एंड लार्ज सर्विसेज पे हम फोकस ज्यादा है हमारी कंपनी। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों के रेवेन्यू स्ट्रीम से काफी अंतर हो जाता है। हाँ, लेकिन सेंटिमेंट ये जरूर कहता है कि अगर आपको वहां पे मेटा और एप्पल और अल्फाबेट और ये सब पे अगर मार पड़ रहा है तो यहाँ भी थोड़ा बहुत असर आपको दिखना चाहिए। ये जो रैली अभी हमने देखी है ये एक पुल बैक रैली सी थी जिसमें इतनी गिरावट आ गई थी और जब टीसीएस के और विप्रो के और इन सब के, इन्फोसिस के जब नंबर्स आए इस तिमाही के, सितंबर तिमाही के, तब उनकी कमेंट्री से जाहिर हुआ कि अभी भी कोई स्लो डाउन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आया जो यूएस के रिसेशन के डर से था।
वो स्लो डाउन अगर आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, लेकिन अगर आता है तो जनवरी में उसका एहसास आपको होगा कि लोग कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज, क्लाइंट कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती हैं या पैसे खर्चने से थोड़ी सी कतराती है। तो उस समय आपको थोड़ा सा एक वो कॉल लेना पड़ेगा कि क्या हुलिया बन रहा है उस इंडस्ट्री का। बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो इंडस्ट्री इज फार मोर रेजिलियंट, जो सोचा था वैसी खराब नहीं है। और आपने तो, मुझे याद है जब ये बेयर मार्केट शुरू हुआ उससे पहले हमारे सिस्टर चैनल पे वो किया था, आह्वान किया था सब लोगों को कि भाई यहाँ पे थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहे हैं, थोड़ा सा संभल जाइए। तो वैल्यूएशंस का कंफर्ट आ चुका है, अब ग्रोथ का कंफर्ट आपको आना बाकी है। तो मेरे ख्याल से अगले 2 महीने में ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। मिड कैप आईटी में अनुज स्पेसिफिकली लोगों को करना क्या है, मिड कैप आईटी में मुझे लगता है प्रॉमिस ज्यादा है। आप कुछ कंपनीज देखिए जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स है, या इवन पिटी हुई कंपनी देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन जैसी कंपनीज हैं, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक बॉटम फिशिंग का चांस मिल रहा है, गिवन द फैक्ट कि यहाँ से ग्रोथ और रह सकती है या बढ़ सकती है या ज्यादा कन्विंसिंग फॉर्म में आ सकती है। सो इस लिहाज से थोड़ा सा इसमें अपसाइड्स आपको मिलेंगी मिड कैप आईटी की तरफ। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ये सब को थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। शुक्रिया प्रकाश वो कॉल याद रखने के लिए। यहाँ बिल्कुल उस समय एक व्यू था आईटी पर कि काफ़ी ज़बरदस्त उसमें एक डिक्लाइन की तैयारी थी, वो पूरी हुई अब। लेकिन बड़ी कॉल ये है कि यहाँ पे क्या है, अब ये जो रिवर्सल आया है ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा प्रकाश, मुझे ना आपसे एक थोड़ा सा एक इंडिविजुअल व्यू चाहिए था। ये जो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में जो तेज़ी हम 2 दिन से देख रहे हैं, ख़ासतौर से आज जो कोटक में एक फ्रेश तेज़ी हल्की सी हमने देखने को मिली है यहाँ पर, ये जो अंडर परफॉर्मेंस थी इनकी कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, क्या अब ये करेक्ट होनी शुरू होगी? और क्या अब ये माना जाए कि पैसा आईसीआईसीआई बैंक से निकल के इनमें आएगा, या फिर आईसीआईसीआई बैंक भी आउट परफॉर्म करेगा और कोटक और एचडीएफसी बैंक भी शायद परफॉर्म करेंगे, या फिर ये सिर्फ 2-3 दिन की तेज़ी और वापस फिर वही हो जाएगा, फिर से मनी बैक टू आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई? आपका क्या व्यू है? इंटरेस्टिंग सवाल है अनुज। आईसीआईसीआई बैंक में से पैसा निकल के बाहर आएगा ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि अगर आप ओवरऑल एक 30 सेकंड में समझाऊंगा कि जो सेक्टर की एलोकेशंस हैं लोगों के पोर्टफोलियो में, खास करके जो बड़े पीएमएस या एआईएफ टाइप इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अभी भी बैंकिंग में इतने नहीं है जितना बैंकिंग की वेटेज बढ़ रही है। और बैंकिंग में ग्रोथ की उम्मीद जो है, देखिए बैंकिंग में बहुत सिंपल 3-4 स्टेजेस होती हैं, है ना। तो एक तो आपका जो एनपीए की क्लीन अप वाला स्टेज है, एक ग्रोथ का है, एक हाइपर ग्रोथ का है, और वापस फिर एनपीए क्रिएशन का है। तो ये साइकिल चलते रहता है, ये दौर हमने सालों से देख रहे हैं हम लोग अभी शुरुआत, ग्रोथ की भी शुरुआत के स्टेज पे हैं। तो अभी तो ग्रोथ बाकी है, हाइपर ग्रोथ बाकी है। तो बैंकिंग में एलोकेशन पहले तो बढ़ना है, तो पैसा आएगा इंक्रीमेंटली। आईसीआईसीआई बैंक में से निकाले बिना और बैंकों में भी लग सकता है। कोटक का अंडर परफॉर्मेंस ये 2-3-4 दिन का खेल नहीं है, इसको कैचअप करने में डेफिनेटली बहुत गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से एक साफ चीज जाहिर है कि कोटक ने जो अपने पीछे हाथ खींच लिए थे लेंडिंग की साइड, वो एक क्रेडिट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत दिख रही है, और वो अगले 2-3 क्वार्टर में तेज रफ्तार पकड़ेगी और फिर वो मार्केट शेयर गेन करना लगे। सो आई थिंक कोटक इज, और इस बार के रिजल्ट्स में थोड़ा सा नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज या फी बेस्ड बिजनेसेस से कम आय आई है, उस लिहाज से थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी। बट अदरवाइज आई थिंक ऑन द क्रेडिट ग्रोथ साइड ये बहुत ही बढ़िया उम्दा ग्रोथ करेगी। एचडीएफसी बैंक तो ऐसा है कि क्यों लोग नहीं ले रहे इतने नीचे लेवल्स पे, या ले रहे थे ये नहीं समझ आ रहा था। अब वो एमएससीआई का एक झटका धड़का आ गया तो उस वजह से सबकी नजरें खुल गई। लेकिन यही चीज आपको कोटक में कभी ना कभी दिखेगी कि भाई कोटक में भी कोई जब न्यूज फ्लो आ गई उस दिन वो 3-4% बढ़ जाएगा। सो ये बड़ी कंपनीज हैं, बड़े मार्केट कैप वाले बिजनेसेस हैं, इनको बढ़ने में रफ्तार थोड़ी सी धीमी रहती है, वो अच्छा भी है ताकि झटके ना आए। बट आई थिंक कोटक डेफिनेटली विल कैच अप। इसका 2200-2250 की जोन में जाना बहुत ही मुनासिब सा लग रहा है, कोई उसमें वो नहीं है। बट इसको थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, और ये मौका है लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिल्ड करने का बियॉन्ड आईसीआईसीआई या एसबीआई, जो हमको पसंद है सबको, और विद ऑब्वियस रीजन, राइट। बट इसके अलावा भी देयर इज लाइफ बियॉन्ड दीस टू फ्यू बैंक्स दैट वी नीड। ओके प्रकाश जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा मिड कैप में चलना चाहूँगा अब। और बीते 8 महीने में मिड कैप में बहुत सारी थीम्स ने पैसा बना के दिया। आप पेपर स्टॉक्स को देखिए, लोग जेके पेपर, अभी हाल ही में बहुत अच्छा मूव आया आपके फुटवियर स्टॉक्स में। डिफेंस ने पैसा बना के दिया, रेलवे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चले, रेलवे पीएसयूज में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। मिड कैप की कोई थीम जो कि आपको लगता है कि अब प्रिपेयर्ड है, मतलब पूरी तरीके से तैयार है पैसा कमा के देने के लिए, कोई खास थीम मिड कैप में?
वीरू, देखिए थीम्स में ये जो जितनी भी आपने थीम्स मेंशन किए, इसमें अब इनफैक्ट मिड कैप पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है। पहले दिग्गज कंपनियों ने पैसे बना के दिए, अब वो छोटी कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो अगला थीम अगर आप देखें, जैसे सीमेंट है, मुझे लगता है अभी अभी आप लोग चर्चा कर ही रहे थे शुरुआत से, अगर आप सुबह से देखें तो जिस टाइप के कॉल्स अब जनरेट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स थोड़े से मोमेंटम ड्रिवन हो सकते हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक पे हो या अंबुजा पे हो या इंडिया सीमेंट पे हो। बट अब सीमेंट में जो मिड कैप कंपनीज हैं उनका बोलबाला भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक आपको एमएनए के लिहाज से अट्रैक्टिवनेस जो है उसमें काफी आने लगती है कि लोग सोचने लगेंगे कि भाई अगर कोई लेना चाहे अगले पड़ाव में कंपनीज एक्वायर करने की चेष्टा कोई बड़ी कंपनी करती है, तो किस टाइप के बिजनेस से ले सकते हैं। तो वहां पे एक मिड कैप में थोड़ा सा मुझे लगता है मूव बाकी है। और दूसरा जो जो स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल्स पे जिस टाइप के आंकड़े आ रहे हैं, मतलब नंबर्स रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो चाहे वो कंपनीज थर्मैक्स हो या एबीबी हो, ये ऑफ कोर्स इनको मिड कैप नहीं हम गिनते, बट ये क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल्स का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत ही बेयरिंग कंपनीज फॉर एग्जांपल जो है उनमें आप देखिए तो ये इंडस्ट्रियल्स में आपको बहुत बढ़िया एक मिड कैप में जगह मिलेगी ढूंढने की, जहां पे ग्रोथ वापस कायम हो रही है। तो ओनली पॉकेट यू शुड स्टे अवे थोड़े समय और के लिए, मुझे लगता है वो है केमिकल्स, क्योंकि वहां पे यूरोप के स्लो डाउन का असर आपको पड़ रहा है। बट इंडस्ट्रियल्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में जो मिड कैप कंपनीज है, और वहाँ मिड कैप बहुत है, मतलब चॉइस आपके पास अच्छी खासी अवेलेबल हो जाती है, तो वो खुलता हुआ दिख रहा है मार्केट, और वहां पे आपको गुंजाइश है अच्छी मिड कैप पिकिंग की। उस पे फोकस करिए, सीमेंट पे फोकस करिए। ये दो पॉकेट्स एज अ थीम डेफिनेटली इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं आफ्टर दीस क्वार्टरली अर्निंग्स हैव कम आउट। काम करते हैं, एक बार लेकर आइए डॉलर रुपी का इंट्राडे चार्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव इसमें, क्योंकि सुबह काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ खुले थे हम, और आज इतनी ज़्यादा डॉलर की वीकनेस के बावजूद अब इस समय डॉलर रुपी देखिए क्या ज़बरदस्त इस समय वीकनेस दिखा रहा है इंट्राडे में। और करीब करीब 80 के काफ़ी करीब थे हम, और अब उससे हम आ रहे हैं करीब करीब 80.5 के काफ़ी करीब थे। 80.5 था मूव सुबह का, और 80.5 से अब हम आ गए 80.95 80.97 के करीब। शायद ब्रेंड का इम्पैक्ट है या जो भी है, और उसका जो एक एल्गो ट्रेड जो हम ट्रेड हो रही है वो क्लियरली प्ले हो रही है। वो वापस बैंक निफ्टी बना रहा है इंट्राडे लो, और आईटी इंडेक्स अभी भी नॉट एग्जैक्टली एट हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन काफ़ी करीब है उसकी। ये निफ्टी बैंक करीब करीब 0.25% नीचे, और निफ्टी आईटी करीब करीब 0.5% ऊपर। जो हमने सुबह डिस्कस की थी एक ट्रेड की आज शायद आईटी वर्सेस बैंक किसी तरीके से प्ले आउट होगा। एक बार स्टॉक लेकर आइए सन टीवी का, ये इस समय करीब 7% नीचे, और जी एंटरटेनमेंट भी 3% नीचे। प्रकाश जी, बहुत लोगों ने इन स्टॉक्स पे दांव लगाया है, सन टीवी पे और जी पे। दोनों की वैल्यूएशन काफ़ी अब कंफर्टिंग है, लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। आपका क्या व्यू है? सो अनुज, बहुत क्लियर है जो यूएस में जो दबाव बड़े दिग्गज कंपनियों पे हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू धीरे धीरे नहीं बट बहुत तेज रफ्तार से श्रिंक हो रहा है, वहां पे ग्लोबली हो रहा है। और वही चीज आपको यहाँ भी दिख रही है कि जिस टाइप का आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमी तो सब ठीक चल रही है, हम सोच रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, सब कुछ रफ्तार पकड़ी, बट B2C वाली जो आप प्रोडक्ट लाइंस देखें, कंजम्पशन की हो गई या कुछ अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फिनटेक साइड के जो थे, जो एडवर्टीजमेंट बहुत करते थे, तो ये रेवेन्यू का जो पूल है ये इतना ग्रोथ में नहीं दिख रहा, इसमें कहीं ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इनको तो रेवेन्यू अगर नहीं आएगा एडवर्टीजिंग से, तो आपके पास जितने भी बतेर प्रॉपर्टीज हैं, चैनल्स हैं, वो सब है, उसका कोई फायदा होता नहीं। तो एक ये हो गया। और कंटेंट के बारे में लोगों के पास इतनी चॉइस हो गई है कि कंटेंट के लिए प्रीमियम हासिल करना जो पहले पॉसिबल था, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, कंटेंट लाइब्रेरीज थी, वो इतना सक्षम नहीं हो पा रहे और उसको अपने आप को प्रीमियम प्राइस करने में। ये 2-3 फैक्टर्स हैं, बट इन दोनों में से अगर कहीं रिवाइवल आने की उम्मीद है तो वो जी में है, फॉर द सिंपल रीजन कि जब सोनी और जी मिलके अब जो बनेगी एंटिटी, उसको अगर आप देखें तो उनके पास एक बहुत बहुत बड़ा वो मिल जाएगा, एक इनका जो प्रेजेंस है मार्केट में ऑडियंस के लिए, वो इतना फॉर्मिडेबल बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा कि उसके बाद ये सब चीजें जो मैट्रिक्स हैं ये इंप्रूव होते हुए आपको दिख सकते हैं। ये मेरी उम्मीद है। सन टीवी के ऑफकोर्स बाकी कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके और वो सब भी रहते हैं, बट आई थिंक जी विल डेफिनेटली बी अ बेटर बेट। अगर आपने लिया हुआ है, थोड़ा सा नरम हो चुका है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ इंप्रूवमेंट आ सकता है।
प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे और स्पेशली आईटी पे अपने, अगर आप देखें, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स दिए, अपना व्यू शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। अब एक काम करते हैं, अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। थर्मेक्स, जरा जनाब स्टॉक लेके आइए और आप लेके आइएगा बीते, अगर आप देखें 4 महीने का चार्ट इसका, और स्पेशली अगर आप देखें आज स्ट्रॉन्ग और अर्निंग्स काफ़ी अच्छी खासी रही और आप समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 20 को इसका प्राइस था करीब 1950, नाउ इट्स 2380। क्या गजब का स्विंग आया, और इसके पीछे अर्निंग्स एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें, कारण भी है। और जैसे कि मैंने आपको शो के शुरू में कहा था कि आज हम बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे थर्मेक्स के मैनेजमेंट से। मिस्टर आशीष भंडारी, एमडी एंड सीईओ थर्मेक्स के मौजूद हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और नंबर्स अगर आप देखें, हर लिहाज से अगर आप देखें, एक बीट है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स। रेवेन्यू करीब 41% ऊपर, पैट लगभग 24% ऊपर, मार्जिन 6.8 की ट्रेजेक्टरी में, आई थिंक मोर देन स्ट्रीट की बिलीफ से। थोड़ा सा भंडारी साहब, पहले आपसे एक व्यू जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इतने स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स जनरेट करने के पीछे अगर आप देखें, एग्जैक्टली वो मिक्स क्या था, एग्जैक्टली ड्राइविंग फोर्स क्या रही इस क्वार्टर में आपकी तरफ से? पहले तो नमस्ते आपको और आपके सारे व्यूअर्स को भी। ये जो क्वार्टर अभी गया, ये क्वार्टर हर महीने से थोड़ा स्टेबिलिटी वाला क्वार्टर था, क्योंकि उसके पहले ग्रोथ थी, पर उस ग्रोथ के साथ काफी जो कमोडिटी प्राइसेस थी वो भी बढ़ रही थी और प्राइसिंग भी बहुत मूव कर रही थी मार्केट में। पिछले 3 महीने में जो अभी जो क्वार्टर गया, उसमें प्राइसिंग कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी आई और जो बैकलॉग अच्छा बिल्डअप हुआ था, वो भी अब एग्जीक्यूशन भी स्मूथली चल रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन अब थोड़ा डिलीवर होने लगा है मेरे हिसाब से। पिछले क्वार्टर में भी लेकिन कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट था, जो कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में और बेटर होना चाहिए, वो इम्पैक्ट थोड़ा और कम होना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ग्रोथ में काफी अच्छे नंबर्स थे, वो ग्रोथ भी अब थोड़ी स्लो डाउन होने लग रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि करीब जो 3-4 सेक्टर्स हैं वहां पे थोड़ी सी अब मंदी के साइंस दिखने लगे। ठीक है। वैसे ऑब्वियसली एक चीज़ जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ भंडारी जी के बारे में, कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका इस पूरी इंडस्ट्री में। जी के भी सीईओ रह चुके हैं ऑफ कोर्स, और थर्मेक्स में करीब अब उनको 3 साल हो गए हैं, यहाँ पर 3 साल होने वाले हैं थर्मेक्स में। इन्होंने 2020 में थर्मेक्स ज्वाइन किया था और एज एमडी एंड सीईओ अब पिछले 2 क्वार्टर का हमने परफॉर्मेंस देखा है। तो भंडारी जी, मैं एक क्वार्टरली नंबर्स के तो हर बार बात होती रहती है, वो तो हम हर क्वार्टर में डिस्कस करते हैं। मुझे आपसे एक जनरल व्यू चाहिए इस समय, जो एक कैपिटल गुड्स, एनर्जी स्पेस, इसमें जो पिछले कई समय से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए थे और अब लोगों का थोड़ा सा एक व्यू पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर, आपको ऑन ग्राउंड चेंज दिखाई पड़ रहे हैं रिफॉर्म्स वगैरह के, और इनका आपको लग रहा है कि आगे जाके अगले 5-6 साल में इम्पैक्ट आएगा? देखिए, 5-6 साल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉजिटिव है। इंडिया में जो अभी मोमेंटम है, ओवरऑल इंटरेस्ट है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कैपेसिटी बढ़ाने का, इन्वेस्टमेंट करने का। ओवरऑल बुक्स कंपनीज की क्लीन है, डेट रिलेटिवली लो है, जबकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, पर ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है पॉजिटिव है। पूरी दुनिया में जो हो रहा है उससे थोड़ा स्लो डाउन इंडिया पे भी फर्क पड़ेगा, पर जो अगले 5 से 10 साल दिख रहे हैं विद जो अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है पॉजिटिव ही है। और जो थर्मैक्स जैसी कंपनीज हैं उनके लिए 2 इंजन्स हैं, एक तो कैपिटल गुड्स जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे भी जा सकता है, दूसरा है ग्रीन का मूव, और ये ग्रीन का मूव बहुत ही जरूरी है क्लाइमेट चेंज के लिए भी, और थर्मैक्स को अपनी कंपनी का डायरेक्शन भी थोड़ा चेंज करके इस ग्रीन मूव को एनेबल करना है, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो अपना एनर्जी मिक्स चेंज कर पाए। तो ये 2 इंजन्स हैं जो कि थर्मैक्स जैसी कंपनीज को ग्रोथ दे सकते हैं। तो आपकी एक ऑर्डर बुक पे और बात कर लेते हैं जो अब इस क्वार्टर की है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 46% की, और इस क्वार्टर में आपका इनफ्लो हुआ है, बढ़ा है करीब 9%। तो अब आपकी क्या विजिबिलिटी है अपनी ऑर्डर बुक को देखते हुए, और यहाँ पर कोई गाइडेंस अगर आप दे सकें तो?
गाइडेंस नहीं है। अभी भी जो डिमांड सिचुएशन है वो स्ट्रांग है, पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एग्जीक्यूशन बेटर हो रहा है वो रेवेन्यू नंबर बढ़ रहा है, ऑर्डर्स नंबर उतना नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी वाले रीजन में आ गए हैं, जहाँ पे नया ऑर्डर्स ग्रोथ कोविड के बाद वो वी रिकवरी से काफी आगे निकल गए थे, पर जो वो नया लेवल रीच हुआ है उसको वापस ब्रीच करने में अब हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो रेवेन्यू नंबर है जैसे 30-40% बढ़ रहा है क्योंकि बैकलॉग अच्छा है, वो ऑर्डर्स ग्रोथ में अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ है। और पर जो अच्छी बात है उसके पीछे कि पिछला क्वार्टर जो आप देखेंगे, एक साल पहले जो हमने वापस करीब 1800 करोड़ का जो ऑर्डर बुक थी, उसमें से 2 ऑर्डर्स थे जो कि बड़े थे, जो हमने स्ट्रीट को भी अनाउंस किए थे। इस पिछले क्वार्टर में 2000 करोड़ हमने क्रॉस किया है, पर उसमें से कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं था। सो बहुत सारे छोटे छोटे 10, 15, 20, 25, 100, 200 करोड़ इस रेंज के ऑर्डर्स से पूरी ऑर्डर बुक बनी है, जो कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी इंडिकेट करती है, विच इज द गुड पार्ट। पर ओवरऑल मार्केट में जैसे मैंने कहा, थोड़े सेक्टर्स में थोड़े स्लो डाउन के भी साइंस हैं। ओके अच्छा आशीष जी, ये इनफैक्ट आपने जिस कोविड शब्द का इस्तेमाल किया, पोस्ट कोविड जो एक इनफैक्ट अक्टूबर 2020 से 2020 से जो मेटल साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, 2021 में काफ़ी वाइब्रेंट रही, मिड 2022 में आके अगर आप देखें ऐसा लग रहा था कि कोलैप्स होंगे मेटल्स। अभी तक वैसा नहीं है। अभी एग्जैक्टली जब आप मेटल कंपनियों से बात कर रहे हैं, स्टील मैन्युफैक्चरर्स से बात कर रहे हैं, उनके कैपेक्स प्लान कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? क्या वो स्लो डाउन हो रहे हैं? इस सेगमेंट में आपका व्यू क्या है? देखिए, आपको मुझसे ऐसे मामलों में शायद ज्यादा पता होगा, आप उनसे ज्यादा मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं। जितनी भी जो इंडिया की टॉप 3 मेटल्स कंपनीज हैं, जो स्टील वाली कंपनीज हैं, उनसे बात करो तो वो कह रहे हैं कि इतने अग्रेसिव उनकी ग्रोथ प्लान्स पिछले 20-30 साल में नहीं है, उतने अग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स हैं। अब ये प्लान्स रियलिटी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम सब मतलब पता चलेगा अगले 1-2 साल में, पर प्लान्स आर वेरी वेरी अग्रेसिव ऑन ऑल सेक्टर्स। मतलब आप स्टील देखें, सीमेंट देखें, सब में इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं, जितने भी जो मेजर कंपनीज हैं उनके। आशीष जी, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों से बात की, हिंदी में बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट आगे के क्वार्टर्स के लिए। ये थी थर्मेक्स की मैनेजमेंट। शो को खत्म करें इससे पहले एक बार बैंक निफ्टी को रिविजिट कर लेते हैं आशीष चतुर्वेदी जी के साथ। आशीष जी, बैंक निफ्टी में आज सुबह एक व्यू बन रहा था कि शायद एक थोड़ी वीकनेस होगी। अब इस वीकनेस में बाय बनता है या फिर सेल बनता है? जी बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर पे डिप का वेट करना होगा और 41,800 का जो एरिया है स्पॉट लेवल पे, मेरे हिसाब से वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा लॉन्ग के लिए। तो थोड़ा सा मैं भी डिप का वेट कर रहा हूँ 200-250 पॉइंट का मौजूदा स्तरों से। 41,800 पे मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, तब 41,600 के स्टॉप के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड तो ओवरऑल मजबूत है, बट एक अच्छे अपमूव के बाद शायद एक प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसके बाद ही एक नई ट्रेजेक्टरी खुलेगी। तब 41,800 पे लेना चाहिए और तब शायद 42,300 की एक अपसाइड देखने को बैंक निफ्टी में मिले। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर से देखें तो वेट एंड वॉच की अप्रोच के साथ बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड रखना चाहिए। शुक्रिया आपका नीलेश, आपको भी शुक्रिया। और अभी काम करते हैं, इस शो का समापन करते हैं। नीरज जी जुड़ गए हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, जो हमने सुबह डिस्कस किया कि मेटल स्ट्रॉन्ग, आईटी स्ट्रॉन्ग, बैंक्स वीक, और एक बार जरा डॉलर रुपये एक बार वापस ले आइए। एकदम से मैसिव मूव आ रहा है डॉलर रुपये में, पता नहीं क्या हुआ है, मार्केट ने क्या सेंस किया है ब्रेंट की वजह से, जिस भी वजह से 8107 क्रूड की वजह से, क्योंकि जो डॉलर की डिमांड है ना सबसे ज़्यादा उन्हीं की तरफ से आती है। हाँ। और उनको डेली बेसिस पे चाहिए होता है। हाँ। तो ये जब भी ऑयल भागेगा तो फिर ये डॉलर की डिमांड आ जाती है, तो इसीलिए वो दिख रहा रुपया थोड़ा कमज़ोर, 81 के ऊपर हो गया। लेकिन ठीक है, 1-2 दिन देना चाहिए। इतनी रैली के बाद थोड़ा मार्केट ब्रीदर लेगा या कंसोलिडेट करेगा। लेकिन हाँ, क्रूड पे मेरी नज़र आई, जैसे हम लोग सुबह ही चर्चा कर रहे थे कि क्रूड में चाइना की वजह से जो तेज़ी आने की संभावना बन रही है, वो थोड़ा सा हमको वॉच करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ठीक है, ये तो मार्केट है। अभी तो ईयर एंड की रैली और ये सब NAV के पॉपअप ये सब भी शुरू होंगे। लेकिन चलिए, खैर फिलहाल इस वक्त जो है सबसे राहत की बात है कि मिड कैप में उतनी कमज़ोरी नहीं है जितनी आपकी बैंक या बड़े शेयर्स में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की।